नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र कुमार और आप सबका स्वागत है MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने DLED प्रथम सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों, इससे पहले आपने पेपर फर्स्ट के अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखे होंगे और सभी पेपर्स के आपने बहुविकल्पीय प्रश्न देखे होंगे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, जो आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान है ये प्रयागराज में है, जिसका पहले का नाम इलाहाबाद था। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ है? तो दोस्तों, मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग भी आपके प्रयागराज में है। अगला प्रश्न, शिक्षण की आगमन विधि से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों, जो शिक्षण की आगमन विधि होती है, आगमन विधि में पहले उदाहरण बताते हैं, उसके बाद नियम बताया जाता है, उसके बाद नियम बताते हैं। जो उदाहरण होता है दोस्तों, ऐसे विशिष्ट बताते हैं, क्या ये विशिष्ट होता है या विशेष, और जो नियम होता है ये सामान्य होता है। तो एक ऐसी विधि जिसमें सामान्य विशिष्ट से सामान्य की ओर जाएं, कैसे विशिष्ट से सामान्य की ओर जाएं, या जब किसी बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हो तो उस समय सबसे पहले बच्चों को कई सारे उदाहरण दें, उसके बाद उन्हें नियम बताएं। जैसे अगर बच्चों को गुरुत्वाकर्षण का नियम बताना है तो उन्हें पहले बताएं कि बेटा, अगर हम कलम को ऊपर से छोड़ेंगे तब भी नीचे गिरेगी, किसी पत्थर को ऊपर से छोड़ेंगे तब भी नीचे गिरेगी, और कोई पत्ता गिरता है तब भी नीचे गिरता है, गेंद को ऊपर उछालते हैं तब भी नीचे गिरती है। तो उसके बाद बताएं तो बेटा, ये जो भी है सब कुछ नीचे गिर रहा है, इसे हम गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। तो इसे कहते हैं उदाहरण से नियम की ओर। अगला प्रश्न 4 नंबर, दक्षता अधिगम शिक्षण विधि के सोपान क्या है? तो दोस्तों, दक्षता अधिगम शिक्षण विधि के सोपान है, सबसे पहले हम तैयारी करते हैं। क्या करते हैं? पूर्व तैयारी, फिर व्यवस्था करते हैं, और व्यवस्था करने के बाद फिर हम उसको क्या करते हैं? नियम बनाते हैं उसके कि किस तरह से उसे यूज करना है। उसके बाद उस पर अभ्यास करेंगे और फिर अभ्यास के कार्य के मध्य की गई त्रुटियों का शुद्धिकरण करेंगे और उसके बाद प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही हम दक्षता अधिगम शिक्षण विधि या कहें कि वैज्ञानिक विधि कहते हैं। ये वैज्ञानिक विधि के चरण या दक्षता अधिगम शिक्षण विधि के सोपान या चरण होते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर, रुचिपूर्ण शिक्षा क्या है? तो दोस्तों, एक ऐसी शिक्षा है जिसमें बालक रुचि लेता है, और अध्यापक क्या करता है? अध्यापक ये करता है कि बच्चे को जिस विषय में रुचि नहीं है उस विषय में रुचि जागृत करना अध्यापक का काम होता है। मतलब यह शिक्षकों है, तो एक शिक्षकों द्वारा बनाया गया कार्यक्रम है। जो रुचिपूर्ण शिक्षा है वो क्या है? शिक्षकों के लिए शिक्षकों द्वारा बनाया गया एक कार्यक्रम है। इसमें शिक्षक छात्रों की रुचियों के अनुसार स्थानीय अवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली स्वरूप देते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर, रुचिपूर्ण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, रुचिपूर्ण अगर शिक्षण होगा तो उसका उद्देश्य ये होता है कि रटने पर कम बल दिया जाए, मतलब सीखने पर बल दिया जाए, करके सीखने पर बल दिया जाए। बालक के व्यक्तित्व का विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, ह्रास और अवरोधन को रोकना। जैसे बच्चे कभी कभी स्कूल नहीं आते हैं तो उससे रोकना कि बच्चे डेली स्कूल आएँ। तो दोस्तों, जब भी हम पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले शिक्षण को रुचिपूर्ण बनाते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर, पुनर्वलन कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों, जो पुनर्वलन होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। जब हम किसी वस्तु को देख करके सकारात्मक सोचते हैं तो हम सकारात्मक पुनर्वलन कहेंगे, और जब नकारात्मक विचार आते हैं तो नकारात्मक पुनर्वलन कहेंगे। दोस्तों, ऐसे धनात्मक और ऋणात्मक भी कहते हैं और शाब्दिक अशाब्दिक भी कहते हैं। अगला प्रश्न, सहभागी शिक्षण के 2 सूत्र बताइए। तो दोस्तों, सहभागी शिक्षण के 2 सूत्र हैं, कक्षा के नीरस वातावरण को दूर कर उसे आनंदमयी बनाना और छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। ये सहभागी शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। दोस्तों, शिक्षण कई प्रकार का होता है, जैसे एकल शिक्षण होता है, सहभागी शिक्षण होता है। तो यहाँ सहभागी शिक्षण के उद्देश्य पूछे गए हैं, जिसमें बच्चे एक दूसरे की सहभागिता करते हैं। अगला प्रश्न, शिक्षण की क्रियाशीलता के सिद्धांत का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, शिक्षण की क्रियाशीलता का अर्थ ये होता है कि छात्र को स्वयं की क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। जो छात्र है वो अपनी क्रिया के द्वारा जब ज्ञान प्राप्त करता है तो इसे कहते हैं शिक्षण की क्रियाशीलता। अगला प्रश्न 10 नंबर, पाठ प्रस्तावना कौशल का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों, इसका उद्देश्य होता है छात्र का जो पूर्व ज्ञान है, सबसे पहले बच्चे के पूर्व ज्ञान को जानना और उससे जुड़ी हुई चीज़ों की जानकारी उसे देना। मतलब उसी को आधार बनाकर नवीन जानकारी
देना अर्थात पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को उसके पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ना प्रस्तावना का प्रमुख उद्देश्य होता है। दोस्तों जब हम अपना कहें कि लेसन प्लान बनाते हैं, पाठ्य योजना बनाते हैं, तो सबसे पहले प्रस्तावना लिखते हैं। दोस्तों प्रस्तावना हम जो लिखते हैं वो किसी भी बच्चे के पूर्व ज्ञान से संबंधित चीज़ों को लिखते हैं, जिससे कि उस बच्चे का पूर्व ज्ञान पता लग पाए, और जब पूर्व ज्ञान पता लग जाता है तो उसी ज्ञान से जोड़ते हुए उन्हें हम नई चीज़ को सिखा सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर बच्चे को हमें पर्वत या पठार के बारे में पढ़ाना हो तो सबसे पहले हम उसे आसपास के गाँव के ऊँचे टीलों से जोड़ेंगे, और जब ऊँचे टीलों से के बारे में बात करेंगे तो बच्चा उन्हें जानता होगा। उन्हीं के माध्यम से जोड़ते जोड़ते उन्हें पर्वत और पठार तक ले जाएंगे कि जिस प्रकार से गांव में एक ऊंचा टीला होता है, इसी प्रकार से बहुत बहुत ऊंचे ज़्यादा जो टीले होते हैं उन्हें हम पर्वत या पठार कहते थे। तो इस तरह से दोस्तों पूर्व ज्ञान के बारे में पता लगाओ, फिर उससे जोड़ करके हमें शिक्षा देनी चाहिए। अगला प्रश्न 11 नंबर, सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण प्रक्रिया के उस सरलीकृत लघु रूप से है जिसे थोड़े बच्चों वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न किया जाता है। तो दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण जो होता है, जो हमारे एक पीरियड में 2 पीरियड में जैसे 30 मिनट का एक कलांश होता है, उसमें जो भी शिक्षण दिया जाता है उसे सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। पुनर्बलन क्या है दोस्तों? पुनर्बलन कौशल से क्या अभिप्राय है? तो पुनर्बलन कौशल से अभिप्राय है छात्रों को शिक्षण प्रक्रिया में रुचिपूर्ण भाग लेने के लिए उन्हें प्रेरित करना। तो दोस्तों पुनर्बलन क्या है? पुनर्बलन का मतलब ये होता है कि बच्चे की किसी भी विषय में रुचि उत्पन्न करना, जिससे कि बच्चा स्वयं करके सीखने के लिए तत्पर हो जाए। अगला प्रश्न, शिक्षण की 2 विशेषताएं लिखिए। तो दोस्तों शिक्षण की विशेषता है कि शिक्षण सुनियोजित होना चाहिए और शिक्षण प्रजातंत्रीय होना चाहिए। जो शिक्षण है वो प्रजातंत्रीय होना चाहिए। अगला प्रश्न 14 नंबर, शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक के किन क्रियाओं से संबंध होता है? तो दोस्तों अगर संज्ञानात्मक की बात की जाए तो बालक के ज्ञान और बोध दोनों से इसका संबंध होता है। अगला प्रश्न 15 नंबर, संप्रेषण से क्या अभिप्राय है? दोस्तों संप्रेषण क्या है? संप्रेषण जब हम कोई बातचीत करते हैं किसी से तो वही संप्रेषण है, लेकिन संप्रेषण होगा कब? हमारे द्वारा कही गई बात किसी श्रोता के तो समझ में आए, और श्रोता द्वारा कही गई बात वक्ता जो होगा, दूसरा वाला जो श्रोता बन जाएगा, उसके समझ में आए, तो उसे हम संप्रेषण कहें। मतलब संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन के हाव भाव को, अपने विचारों को किसी दूसरे तक पहुंचाता है और दूसरे के विचारों को सुनता है और समझता है, तो उसे ऐसी प्रक्रिया को संप्रेषण कहते हैं। हाव भाव, मुद्रा तथा विचारों आदि का परस्पर आदान प्रदान करते हैं तथा इस प्रकार से प्राप्त विचारों अथवा संदेशों को समान व सही अर्थों में समझने तथा प्रेषण मतलब भेजना, प्रेषण करने में उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, वैयक्तिक संप्रेषण के 2 लाभ बताइए। तो दोस्तों वैयक्तिक संप्रेषण के लाभ है कि ज्ञान प्राप्त करना और उचित भाषा और उचित वातावरण होना। अगला प्रश्न, शिक्षण के 2 प्रमुख सूत्रों का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों शिक्षण के जो सूत्र हैं वो कुल 11 सूत्र हैं जो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिए थे। तो उन्हीं में से 2 सूत्र हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर और सरल से जटिल की ओर। और दोस्तों एक होता है विशिष्ट से सामान्य से विशिष्ट की ओर, एक होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो दोस्तों ये सब क्या होते हैं? शिक्षण सूत्र होते हैं। 11 शिक्षण सूत्र बताए गए हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो दोस्तों ये मनोवैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है। इसमें क्या करते हैं, पहले बच्चे को उन बातों के बारे में बताते हैं जो बच्चा जानता है, फिर उन बातों को जब जानता है बच्चा तो उन्हीं ज्ञात बातों से कुछ अज्ञात बातों को जोड़ करके उसे आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर, विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है और क्यों? तो दोस्तों अगर विज्ञान शिक्षण में बात की जाए तो क्रियात्मक या अनुसंधान विधि की बात करें, प्रदर्शन या अनुसंधान विधि की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इसमें बच्चा खुद स्वयं करके सीखता है। तो विज्ञान शिक्षण में प्रयोग, प्रदर्शन एवं अनुसंधान विधि सर्वाधिक उपयोगी है। जब बच्चा प्रयोग करता है तो बालक करके स्वयं सीखता है। और दोस्तों जो शिक्षण स्वयं करके सीखा जाता है उससे अच्छा कोई शिक्षण नहीं होता है, क्योंकि स्वयं के द्वारा करके सीखा गया शिक्षण कभी भी भूलते नहीं है। अगला प्रश्न 20 नंबर, निरीक्षण विधि का शिक्षण में क्या महत्व? तो दोस्तों यह एक वैज्ञानिक विधि है, इसके प्रयोग से छात्रों की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। अगला प्रश्न, अन्वेषण विधि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों अन्वेषण को ही कहते हैं खोज विधि। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो स्वयं चीज़ों को खोजने के लिए तत्पर होता है। अन्वेषण विधि से आशय है कि शिक्षण की उस प्रविधि से है जिसमें बालक को स्वयं करने
का अवसर मिलता है, मतलब स्वयं जानकारी खोजने का अवसर मिलता है। अगला प्रश्न, मॉन्टेसरी पद्धति क्या है? तो दोस्तों मॉन्टेसरी पद्धति जो है मारिया मॉन्टेसरी ने दी थी और बालक को कई वस्तुएं खेलने को देने की बात कही है, जिसमें बालक खेल खेल में अनेक बातें सीख लेता है। मॉन्टेसरी विधि में यही बताया था कि बच्चों को खेल के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न, बेसिक शिक्षा पद्धति से आप क्या समझते हैं? बेसिक शिक्षा पद्धति गांधी जी की देन है। उन्होंने इसे बुनियादी शिक्षा का नाम दिया है। दोस्तों इसे वर्धा योजना के नाम से भी जानते हैं। इस पद्धति में खेल के माध्यम से हस्तशिल्प शिक्षा को बढ़ावा देकर शिक्षा को जीविकोपार्जन से जोड़ने का कौशल बच्चों में विकसित करना चाहिए। दोस्तों कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो बेसिक शिक्षा पद्धति में गांधी जी ने यह कहा है कि शिक्षा वह है जो बच्चा सीखने के बाद अपने जीविकोपार्जन कर सकता है, मतलब अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए कम से कम उसे कुछ रोजगार दे, तब तो वो शिक्षा है, अन्यथा शिक्षा नहीं है। तो दोस्तों यही बेसिक शिक्षा पद्धति में या बुनियादी शिक्षा में गांधी जी ने कहा था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 24 नंबर, व्याख्यान देते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो दोस्तों व्याख्यान देते समय सावधानी ये रखनी चाहिए कि उदाहरण और दृष्टांत का प्रयोग करना चाहिए। जो उदाहरण है उनका प्रयोग जो बात बताने जा रहे हैं उसी से संबंधित होनी चाहिए और वाक्यों में क्रमबद्धता रखनी चाहिए। ये नहीं पहले बाद वाली बात बता दी और फिर बाद में उसकी भूमिका बना रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। व्याख्यान देते समय इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न, सहभागी शिक्षण से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों सहभागी शिक्षण क्या होता है? जब छात्र समूह में सीखते हैं तो एक दूसरे का सहयोग करते हैं। जिस शिक्षण प्रक्रिया में छात्र का सहयोग प्राप्त करके उसे अनुभव कराया जाता है कि वह शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है, उसे सहभागी शिक्षण कहते हैं। दोस्तों इसमें सहभागी शिक्षण में क्या होता है? शिक्षक और शिक्षार्थी एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। उसे जो छात्र होते हैं उन्हें यह अनुभव कराया जाता है कि आपके बिना हम कुछ नहीं और हमारे बिना आप कुछ नहीं है। अगला प्रश्न 26 नंबर, बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री किसे कहते हैं? तो दोस्तों एक ऐसी अधिगम सामग्री जो कई प्रक्रियाओं को, कई उद्देश्यों को पूर्ति करती है। तो ऐसी शिक्षण, जैसा कि नाम में लिखा है बहुउद्देशीय शिक्षण, तो दोस्तों एक ऐसा ही शिक्षण अधिगम सामग्री जो एक से अधिक उद्देश्यों को पूरा करती है। ऐसी शिक्षण अधिगम सामग्री जो विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करती है बहुउद्देशीय सामग्री कहलाती है। जैसे ग्राफ, मानचित्र, चार्ट पेपर आदि कक्षा में अनेक प्रयोगों से छात्रों को रंग भरने, कला बनाने एवं आकार आदि का ज्ञान होता है। अगला प्रश्न 27 नंबर, शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व? तो दोस्तों प्रश्नोत्तर प्रविधि का महत्व ये होता है कि जब बच्चों को पढ़ाते हैं उसके बाद तुरंत उनसे प्रश्न करते हैं तो बच्चे उत्तर देते हैं। इससे क्या होता है? अधिगम जो होता है सक्रिय हो जाता है। तो दोस्तों अगर प्रश्नोत्तर विधि की बात की जाए तो प्रश्नोत्तर प्रविधि के प्रयोग से छात्र नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए सक्रिय हो जाते हैं और उनकी विचार करने तथा चिंतन करने की शक्ति बढ़ जाती है। अगर दोस्तों प्रश्नोत्तर प्रविधि की बात की जाए तो ये सुकरात ने दी थी। प्रश्नोत्तर विधि जो दी थी वो किसने दी थी? सुकरात ने दी थी। अगला प्रश्न 28 नंबर, गतिविधि आधारित शिक्षण की दो उपयोगिताएं लिखिए। तो दोस्तों गतिविधि शिक्षण की दो उपयोगिताएं क्या हैं? शिक्षण रोचक हो जाता है और छात्रों में उत्सुकता उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न 29 नंबर, बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए अथवा बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण किसे कहते हैं? तो दोस्तों बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण कहते हैं जैसे जब कोई क्लास होती है उसमें दो या दो से अधिक कक्षाओं के बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। जैसे हम देखते हैं प्राइमरी स्कूल में क्या करते हैं, कक्षा 1 और 2 के बच्चों को एक साथ बिठा लिया जाता है, 3, 4 के एक साथ बिठा लिया जाता है, 5 के बच्चों को अलग कर दिया जाता है। तो दोस्तों जब किसी एक ही कक्ष में 2 या 2 से अधिक कक्षाओं के बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाती है उनकी व्यक्तिगत रुचियों को ध्यान में रखते हुए, तो दोस्तों इसे हम बहुस्तरीय शिक्षण कहते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, पूर्ण सेंस की ओर शिक्षण सूत्र का क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों इसमें क्या होता है, पहले जो बच्चा होता है उसे कोई एक पार्ट दिखाई नहीं देता, उसे सबसे पहले पूरी वस्तु का ज्ञान कराया जाता है, उसके बाद उसके एक एक अंश का ज्ञान कराया जाता है। जैसे अगर हम बच्चे से कोई खिलौना, हाथी का खिलौना दिखा रहे हैं और तो बच्चों को हम क्या बताएंगे, सबसे पहले ये कहेंगे देखो बेटा ये हाथी है। हाँ बच्चा कहेगा हाँ हाँ ये हाथी है। अब हाथी कहने के बाद अब हम उसे हाथी तो दिखा दिया, पूरा दिखा दिया, अब उसके बाद हम उसके आँख बताएंगे, नाक बताएंगे, पैर बताएंगे, सूंड बताएंगे, पूँछ बताएंगे। तो दोस्तों इसमें क्या था, सबसे पहले हमने पूरा भाग बताया, उसके बाद उसके अंश बताए, उसके खंड खंड करके बताए। तो दोस्तों इसी तरह से जो बच्चा होता है उसे हम पूर्ण से अंश की ओर, मतलब सबसे पहले पूरी वस्तु बताते हैं, उसके बाद उसके
एक एक अंश का विश्लेषण कराते हैं, इसी को कहते हैं कोण से अंश को शिक्षण सूत्र। अगला प्रश्न 31 नंबर, प्रश्नों की 2 विशेषताएं लिखिए। तो दोस्तों प्रश्न जो हो वो कैसे होना चाहिए, प्रश्न सरल और स्पष्ट हो, प्रश्न प्रेरणा उत्पन्न करने वाले हो, कैसे हो, प्रेरणा उत्पन्न करने वाले हो और स्पष्ट और सरल हो। पुनर्बलन कौशल का क्या उद्देश्य है, तो दोस्तों पुनर्बलन कौशल आनंदवादी सिद्धांत पर आधारित है। मतलब यह है जब किसी बच्चे को हम पुनर्बलन देते हैं तो बच्चा स्वयं करके सीखने के लिए तत्पर होता है। तो पुनर्बलन कौशल आनंदवादी सिद्धांत पर आधारित है और अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। इसके प्रयोग में शिक्षक को पारंगत होना चाहिए, यह छात्र की अप्रेरणा और क्रियाशील को बढ़ाता है। कौन, पुनर्बलन जो कौशल होता है वो छात्र की अप्रेरणा मतलब मोटिवेशन और क्रियाशीलता को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न 33 नंबर, शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत की क्या उपयोगिता है। तो दोस्तों शिक्षण में अगर क्रियाशीलता के सिद्धांत की उपयोगिता बताएं तो बच्चों को पढ़ने में रुचि जागृत करती है। जो क्रियाशीलता होती है वो क्या करती है, बच्चों को पढ़ने में रुचि जागृत करती है। प्रश्न नंबर 34, विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन विधि का क्या महत्व। दोस्तों प्रयोग प्रदर्शन विधि का जो महत्व वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब बच्चा करके सीखता है तो उसका जो ज्ञान होता है, जो स्मृति होती है वो स्थायी होती है। तो विज्ञान प्रयोगों पर आधारित होता है, अतः जब किसी प्रयोग को प्रदर्शन के माध्यम से दिखाया जाता है या प्रयोग का प्रदर्शन किया जाता है तो उसका विशेष महत्व होता है। अगला प्रश्न 35 नंबर, अपेक्षित अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं, या अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना क्या है। तो दोस्तों अपेक्षित अधिगम स्तर क्या होता है, इस शब्द की संरचना में 3 शब्द हैं, अपेक्षित, अधिगम और स्तर। तो दोस्तों इसमें क्या, अपेक्षित का मतलब होता है जिससे हमें कोई आशा हो, तो अपेक्षित के तात्पर्य से है कि ज्ञान करना, और अधिगम का मतलब है सीखना, और दोस्तों स्तर का मतलब है कि किस स्तर पर बच्चा ज्ञान को प्राप्त कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो हो जाएगा अपेक्षित अधिगम स्तर का मतलब भी हो जाएगा कि ज्ञान सीखना, जो ज्ञान है उसे सीखना, लेकिन किस स्तर पर बच्चा है और उसे किस स्तर तक का ज्ञान सिखाना है, किस लेवल तक ले जाना है, तो यही अपेक्षित अधिगम स्तर है। दोस्तों जैसे कक्षा 5 के बालक की बात करें तो हम कक्षा 5 के बालक से ये अपेक्षा करते हैं कि इसे कक्षा 4 का लगभग संपूर्ण ज्ञान होगा, तो यही अपेक्षित अधिगम स्तर होता है, क्योंकि उसका स्तर जो कक्षा 4 था वो निकल चुका है। अब जो कक्षा 5 के स्तर में है तो उससे हम ये उम्मीद कर सकते हैं, उससे ये अपेक्षा कर सकते हैं कि कक्षा 4 तक का उसे कंप्लीट होना चाहिए, यही अपेक्षित अधिगम स्तर है। प्रश्न नंबर 36, उत्तम शिक्षण अधिगम की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो दोस्तों बिना लागत के प्राप्त सामग्री उत्तम शिक्षण अधिगम होना चाहिए, और विषयवार पाठ से अनुरूप सामग्री, मतलब जो हमारा विषय चल रहा है उससे के अनुकूल सामग्री हो, जो उसमें हम यूज करते हैं तो वो काम आए। अगला प्रश्न 37 नंबर, शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का क्या अभिप्राय है, मतलब यह है कि जब बच्चों को मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं, तो बच्चा में रुचि उत्पन्न होती है और वो सीखने के लिए तत्पर हो जाता है। मतलब प्रेरणा के माध्यम से ही छात्रों में सीखने के लिए रुचि उत्पन्न होती है। जब छात्र शिक्षण में रुचि नहीं लेता है तो उसे कोई भी नहीं सिखा सकता, लेकिन अगर बच्चों को प्रेरित करने के लिए उनको जन्मजात रुचियों की मदद लेना आवश्यक है। रुचि उत्पन्न होने पर उसकी ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता अधिक हो जाती है। तो दोस्तों वही बात है कि जब बच्चा, एक तरह से ऐसे समझो कि जब बच्चा डिमोटिवेट है, उसमें सीखने की कोई उत्सुकता ही नहीं है, तो हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें नहीं सिखा पाएंगे। और अगर बच्चे में हमने एक बार रुचि उत्पन्न कर दी, एक बार उसे प्रेरित कर दिया कि बेटा बड़े होकर के पढ़ेंगे लिखेंगे तो क्या होगा, हम डॉक्टर बनेंगे, पैसा आएगा, ये है वो, बहुत सारी बातें बताते हैं बच्चों को, तो बच्चे में एक तरह से रुचि उत्पन्न हो जाती है। तो बच्चा फिर पढ़ने के लिए, अपने आप से ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाता है और इनसे उनकी ग्रहण शक्ति बढ़ती है। अगला प्रश्न 38 नंबर, मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र से क्या तात्पर्य। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, सबसे पहले बच्चों को मूर्त मतलब स्थूल वस्तुओं का ज्ञान कराया जाता है, तत्पश्चात अमूर्त शिक्षण, अमूर्त जो सूक्ष्म तथ्य होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। जैसे बच्चों को सबसे पहले हम बात करें तो कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएं जो बच्चों ने देखी हो, उनके बाद क्या करेंगे, उनसे संबंधित कुछ हम अमूर्त चीज़ों को भी दिखा सकते हैं जो उनके पास नहीं है, लेकिन वो भी उनके बारे में समझ पाएंगे। तो मूर्त से अमूर्त शिक्षण इस तथ्य पर बल देता है कि सर्वप्रथम बच्चों को मूर्त या स्थूल वस्तुओं का ज्ञान कराना चाहिए, तत्पश्चात अमूर्त या सूक्ष्म तथ्यों का ज्ञान कराना चाहिए। मूर्त वस्तुएं वे होती हैं जो दिखाई देती हैं,
तथा जिनको पहचानना तथा समझना सरल होता है, और अमूर्त वस्तुएं दिखाई नहीं देती इसलिए उनको समझना कठिन होता है। इसलिए पहले बच्चों को मूर्त वस्तुएं दिखानी चाहिए, उसके बाद अमूर्त वस्तुएं दिखानी चाहिए। अगला प्रश्न है निदानात्मक परीक्षण किसे कहते हैं। तो दोस्तों निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है, जिस प्रकार एक चिकित्सक किसी रोगी का निदान करता है, जिस प्रकार एक चिकित्सक किसी रोगी का निदान करता है, उसी प्रकार एक शिक्षक भी अपने छात्रों की समस्याओं का उपचार करता है, उसकी विषयगत समस्याएं तथा अधिगम संबंधी त्रुटियों का निदान करता है। तो दोस्तों मतलब ये है, एक होता है निदान और एक होता है उपचार। दोस्तों जिस प्रकार से एक जब कोई रोगी होता है डॉक्टर के पास जाता है, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, परीक्षण से क्या करता है, रोग का निदान करता है, मतलब पता लगाता है। उसी प्रकार से निदान में क्या होता है, जो अध्यापक होता है एक बच्चे की कमियां कहाँ हैं, वो कहाँ पर सीखने में कमज़ोर है, उसका निदान करता है, पता लगाता है। उसके बाद अगर दोस्तों इसी को वो सही करने की कोशिश करे तो इसी को कहेंगे उपचारात्मक शिक्षण। दोस्तों ये निदानात्मक में क्या होता है, केवल और केवल कमियों का पता लगाया जाता है कि बच्चा आखिर कमज़ोर कहाँ से है। प्रश्न नंबर 40, बहुस्तरीय शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों बहुस्तरीय शिक्षण का उद्देश्य है कि एक ही कक्षा में अधिक से अधिक बच्चों को पढ़ाया जाए, मतलब यह शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना, छात्रों में समय के सदुपयोग की आदत डालना और छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। जैसे बच्चे ये समझें, हमें कक्षा 1 और 2 के बच्चे पढ़ाना है, कक्षा 1 और 2 के बच्चे पढ़ाना, और हम अकेले टीचर हैं, तो वहाँ क्या करेंगे, अगर कक्षा 1 को पढ़ाएंगे तो कक्षा 2 के बच्चे फ्री होंगे घूमेंगे, और कक्षा 2 को पढ़ाएंगे तो कक्षा 1 के बच्चे फ्री होंगे घूमेंगे। तो बहुस्तरीय शिक्षण में क्या होता है, हम एक ही क्लासरूम में एक पक्ष में कक्षा 1 के बच्चे और एक पक्ष में कक्षा 2 के बच्चे बैठा लेते हैं, और कक्षा 1 के बच्चों को काम दे देते हैं, उसके बाद कक्षा 2 के बच्चों को काम देते हैं। जब तक कक्षा 1 के बच्चे काम करेंगे तब तक कक्षा 2 के बच्चों को दे दो, कक्षा 2 के बच्चे काम करेंगे तब तक कक्षा 1 के बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों ये होता है बहुस्तरीय शिक्षण का उद्देश्य। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें और टाइप करें @MLID स्टडी पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते रहिए, धन्यवाद।